गुड इवनिंग सभी प्यारे मित्रों को। निर्माण एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग एक बार लाइव हुए हैं एक बार इसको शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दीक्षा मिश्रा, थैंक्स सर। तो चलिए बताइएगा, कल का क्लास आपको समझ में आया नहीं था? कल का क्लास आपको समझ में आया था कि नहीं? सभी कमेंट करिएगा, एक लोग सभी कमेंट करिए आप लोग। चलिए, तो कल हमने बताया था क्या? हमने बताया था एक टॉपिक भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसमें मैंने बात किया था क्या? भोजन के घटक। भोजन के घटक तो हमने बताया था क्या? भोजन के जो घटक होते हैं वो निम्न प्रकार के कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था, विटामिन था और खनिज था। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा भोजन का घटक है जो ऊर्जा देता है। वह है, बताया गया था क्या? प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा देता है। फिर अगर प्रश्न पूछता है बताइए इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। फिर अगर बात किया जाए हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, तो हमने बताया था क्या? कार्बोहाइड्रेट करता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है हमारे शरीर को। ठीक है, फिर हमने बात किया था जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई शर्करा है। और शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था क्या? तीन प्रकार का, एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन सा है? मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल हमने बताया था क्या? ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, जो फ्रक्टोज होता है ये कहाँ पाया जाता है? यह आपके कह सकते हैं फ्रक्टोज आपके फलों के रस में और शहद में पाया जाता है। ठीक है, फिर बात किया था आपके गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है? आपके मिल्क में, दूध में पाया जाता है। ठीक, और जो आपके ग्लूकोज है ये आपके अनाजों में पाया जाता है। तो यहां तक हमने कल बात किया था। फिर बात किया जाए डाइसेक्राइड। जो डाइसेक्राइड है इसका निर्माण मोनोसेक्राइड की दो इकाइयों से होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे माल्टोज। माल्टोज एक प्रकार का डाइसेक्राइड है जो आपके मोनोसेक्राइड की दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये दो ग्लूकोज इकाइयां मिलेंगी तो जाके माल्टोज का निर्माण होगा। फिर उसी प्रकार बात किए थे सुक्रोज। सुक्रोज भी एक प्रकार का क्या है? डाइसेक्राइड है, जिसका निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। जिसका निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। ठीक, और जो फ्रक्टोज होता है सबसे मीठी शर्करा है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? वह फ्रक्टोज होती है, जो पाई कहाँ जाती है? गन्ने के रस में। और इसे टेबल शुगर या व्यापारिक शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक हमने कल बात किया था। फिर उसके बाद बात किया था आपके लैक्टोज शर्करा। जो लैक्टोज शर्करा है ये कहाँ पाई जाती है? यह आपके दूध में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा आपके दूध में पाई जाती है और लैक्टोज के कारण ही जो दूध होता है वह आपको मीठा लगता है। लैक्टोज के कारण क्या होता है? वह आपके दूध क्या होता है? मीठा होता है। ठीक, फिर उन्होंने बात किया था क्या? पॉलीसेक्राइड की बात किया था। जो पॉलीसेक्राइड है हमने बताया था ये जल में घुलता नहीं है और कह सकते हैं इनका जल अपघटन होता है। तो जैसे सेलुलोज बताया था, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? ये आपके प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? और इसका उपयोग कागज की लुगदी बनाने में, ठीक है, उपयोग किया जाता है। फिर बात किया था आपका क्या? स्टार्च और मंड। जो स्टार्च मंड है ये पौधे जब ग्लूकोज बना लेते हैं तो ग्लूकोज को स्टोर किस रूप में करते हैं? वह स्टार्च मंड के रूप में करते हैं। और स्टार्च जो होता है यह आपके पौधों का संचित भोजन होता है। ठीक है, फिर बात किया था ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और ग्लाइकोजन जिस प्रकार
पौधे का संचित भोजन स्टार्च होता है, उसी प्रकार जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, फिर बात किया था इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कौन से कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, यह आपके फ्रक्टोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो क्या काम करता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो आपके रक्त में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन निकलना कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज रोग, मधुमेह रोग हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल यहां तक बात किए थे, अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो जितने लोग एक बार लाइव हुए हैं एक बार कमेंट करिएगा, एक बार कमेंट करिएगा और इसको शेयर करिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की स्रोत की बात करते हैं। चलिए सबसे पहला बात किया जाए, सबसे पहला बात किया जाए माल्टोज। माल्टोज कहां पाया जाता है, चलिए बताइएगा माल्टोज, बताइए माल्टोज कहां पाया जाता है। एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करिएगा। संजू सिंह, वेरी गुड सर, धन्यवाद संजू सिंह। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यूस किया जाए। माल्टोज कहां पाया जाता है, माल्टोज बताइएगा, माल्टोज कहां पाया जाता है। अंकुरित अनाजों में, अंकुरित अनाजों में, अंकुरित अनाजों में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। ठीक है, फिर बात किया जाए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहां पाया जाता है बताइएगा, हमने भी बताया फ्रक्टोज कहां पाया जाता है, सभी लोग कमेंट करिएगा फ्रक्टोज कहां पाया जाता है। फलों के रस में, फलों के रस में, फलों के रस में क्या पाया जाता है, आपके फ्रक्टोज पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, शहद में, और कहां पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। बात समझ में आया नहीं, ठीक है। फिर बात किया जाए, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज कहां पाया जाता है, लैक्टोज, लैक्टोज कहां पाया जाता है बताइए, लैक्टोज कहां पाया जाता है, आपके दूध में, यह आपके दूध में पाया जाता है। और इसलिए इसे बोलते हैं क्या, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, दूध की शर्करा भी बोलते हैं, दूध की शर्करा भी बोलते हैं। तो इसे नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। सुक्रोज कहां पाया जाता है बताइए, सुक्रोज, सुक्रोज कहां पाया जाता है, सुक्रोज कहां पाया जाता है, गन्ने के रस में, गन्ने के रस में सुक्रोज कहां पाया जाता है, गन्ने के रस में। बात समझ में आया नहीं, चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग क्लास को आगे करते हैं। तो जितने लोग लाइव हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करिएगा और इसको शेयर करिए। चलिए हो गया होगा।
अब हम लोग बात करते हैं आपके, क्या बताइएगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा, दूध का मीठापन, दूध का मीठापन किसके कारण होता है? दूध का मीठापन किसके कारण होता है? बताइएगा, दूध का मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण होता है। दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। ठीक, फिर बात किया जाए दूध का पीलापन, दूध का पीलापन, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? बताइएगा, दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है दूध का पीलापन। ठीक है, दूध का पीलापन। दूध का सफेद होना, दूध का सफेद होना, दूध का सफेद होना किसके कारण होता है? बताइएगा, दूध का सफेद होना केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद होना किसके कारण होता है? बताइएगा, आपके केसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक, अब देखिएगा, जब दूध में एक बैक्टीरिया जाता है जिसका नाम है क्या? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या काम करता है? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है यह दूध को दही में बदलता है। तो प्रश्न बनता है, दूध को दही में कौन सी बैक्टीरिया बदलता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। तो एग्जाम प्रश्न पूछता है, दही में कौन सी बैक्टीरिया होती है? दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, इसकी साइड लीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन की बात करते हैं। प्रीतम पटेल, ओके। देखिएगा, प्रोटीन, सबसे पहले बात करते हैं जो आपके प्रोटीन है, इसकी खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की? बताइएगा, प्रोटीन की खोज, प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने की। किसने किया? बर्जीलियस। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने किया। और नाम जो है, शब्द जो आपके प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन शब्द मूलर ने दिया। प्रोटीन शब्द किसने दिया? मूलर ने दिया। ठीक है, तो फिर आप बात करते हैं आपके जो प्रोटीन है किसके बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन में आपके क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और बात किया जाए जो आपके सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, लगभग कह सकते हैं इसमें 16% से अधिक क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसलिए प्रोटीन को बोलते हैं क्या? जटिल कार्बनिक यौगिक। इसलिए प्रोटीन क्या बोलते हैं? क्या? जटिल कार्बनिक यौगिक। तो प्रश्न बनता है, जटिल कार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है? जटिल कार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रोटीन को। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। सर, इसको ब्लैक करना था। बिल्कुल सर, आइए देखिए।
यस दोस्तों नमस्कार, ये हमारे मित्र नमस्कार राहुल जी बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। और अगर सीटी में आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है भाई, धमाकेदार तारीफ करना है, तो डेली आपको 8 बजे लाइव आ जाना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 8 बजे आपको आ जाना है लाइव। बिल्कुल क्लास रहती है सीडीपी की, ठीक है। तो फौरन आप सभी मित्रों को आ जाना है और जीत में एकदम से क्या लगा देना है, धुआं कर देना है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। कितने मित्र लाइव है? दीक्षा मिश्रा, श्याम यादव, ये बंद है ठीक है। ये बंद है क्या? ये बंद है। ओके। प्रीतम पटेल, ओके ठीक है प्रीतम जी, ठीक है। तो सभी लोग फौरन आ जाओगी। क्या करना चाहिए? इसको ब्लैक करना था। अच्छा एक लोग आ रहे समझ नहीं आ रहा था। दूसरे पर अच्छा लिख लीजिए। हाँ, इसको ये बैकग्राउंड चेंज करना था। तो इससे लिख लीजिए या इससे लिखिए, इससे सही लिख लीजिए। अच्छा, इससे सही रहेगा। चलिए ठीक है। चलिए देखिएगा, प्रीतम पटेल, प्रणाम सर। बिल्कुल, हम लोग इसको और कंटिन्यूस करते हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया प्रोटीन की खोज किसने किया? प्रोटीन की खोज किया बर्जलेस ने, लेकिन नाम किसने दिया? मूलर ने दिया। और प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर बना होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है नाइट्रोजन। और इसलिए इसे प्रोटीन को जटिल कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछता है जटिल कार्बनिक यौगिक किस पोषक पदार्थ को जाना जाता है? तो आपके क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं आपकी जो प्रोटीन है, देखिएगा जो प्रोटीन है वो किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। तो अगर हम लोग बात किया जाए, अगर एक अणु प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो आपको 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। फिर बात समझिएगा, इस 20 में से जो 10 अमीनो एसिड है, जो 10 अमीनो एसिड होते हैं ये इसेंशियल होते हैं। 10 अमीनो एसिड क्या होते हैं? 10 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं। और 10 अमीनो एसिड जो होते हैं, 10 अमीनो एसिड जो होते हैं ये आपके नॉन इसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? आपके नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है। अब इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल मतलब आवश्यक। इसेंशियल मतलब आवश्यक। और नॉन इसेंशियल मतलब क्या? अनावश्यक। नॉन इसेंशियल मतलब क्या? अनावश्यक। तो बात समझिएगा, अगर आपको एक प्रोटीन का अणु निर्माण करना है, अगर आपको एक अणु प्रोटीन का है तो उसके लिए, उसको बनाने के लिए कम से कम 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। इसलिए कहते हैं क्या? प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई है क्या? अमीनो एसिड। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अगर पूछा जाए मोनोमर मतलब क्या? एकल अणु। और या कह सकते हैं आपका इकाई क्या है? तो इकाई क्या है? किसका बना है? अमीनो एसिड का। किसका बना है? अमीनो एसिड का। बात समझिएगा। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की जो इकाई है यह आपके अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड इकाई मतलब क्या? किसका बना होता है? जैसे हमारा जो शरीर है कोशिका का बना होता है, उसी प्रकार जो आपका प्रोटीन है किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। तो अगर इकाई पूछे तो भी अमीनो एसिड, लेकिन अगर पूछा जाए इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर मतलब क्या? एकल अणु। एकल अणु। मोनोमर का अर्थ होता है एकल अणु। मतलब ये कौन से अणु का मिलकर बना होता है? तो अमीनो एसिड। तो हम कह सकते हैं क्या?
जो प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। तो अगर हमको एक अणु प्रोटीन को निर्माण करना है तो कम से कम आपके 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अब 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, उसमें 10 अमीनो एसिड क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, और 10 अमीनो एसिड क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल मतलब क्या, आवश्यक, और नॉन इसेंशियल का अर्थ होता है क्या, अनावश्यक। अब देखिएगा जो आवश्यक है, जो आवश्यक है इसको हम लोग कैसे लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं क्या, जो आवश्यक है इसको हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं, भोजन के द्वारा लेते हैं, डाइट के द्वारा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो नान आवश्यक है इसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। तो देखिएगा जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 10 अमीनो एसिड भोजन के द्वारा लेते हैं, और 10 अमीनो एसिड क्या करते हैं, 10 अमीनो एसिड हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित करता है। और संश्लेषित करने के बाद, बात को समझिएगा, संश्लेषित करने के बाद ये क्या करते हैं, ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 अमीनो एसिड हो जाएगा, और ये 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम में चाहे टेट चाहे सुपर टेट चाहे जो भी एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन की इकाई होती है क्या, अमीनो एसिड होती है, ठीक है, अमीनो एसिड होती है। रोहित पांडे सर, नाइस क्लास। तो बात समझिएगा, हमने क्या बताया, प्रोटीन की खोज बर्जिलियस ने, शब्द मूलर ने, और प्रोटीन बना किसका होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का बना होता है। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, इसलिए प्रोटीन को जटिल कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और प्रोटीन, एक अणु प्रोटीन के निर्माण करने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है, ठीक है। यूनिट क्या है आपके, अमीनो एसिड। और जो 20 अमीनो एसिड है इसमें से 10 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, जो भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जो 10 अमीनो एसिड होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं, ये आपके कहाँ, ये आपके शरीर स्वयं संश्लेषित करता है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर इसके आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्रोटीन के कार्य की बात किया जाए, प्रोटीन के कार्य की बात किया जाए। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य हम बात करते हैं आपके प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है बताइएगा। प्रोटीन का सबसे पहला काम, प्रोटीन का काम ऊर्जा देना। प्रोटीन का काम क्या होता है, ऊर्जा देना। प्रोटीन का काम क्या होता है, ऊर्जा देना। और क्या होता है प्रोटीन का काम, और क्या होता है प्रोटीन का काम, टूटी फूटी कोशिकाओं को फिर से निर्माण करना। तो हम कह सकते हैं टूटी फूटी कोशिकाओं का फिर से निर्माण करना, फिर से निर्माण करना। फिर से निर्माण करना, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। जिस प्रकार घर को बनाने के लिए सरिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए हड्डियों की आवश्यकता होती है। तो हड्डियों को मजबूती, हड्डियों के निर्माण करने के लिए कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, किसकी, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन को बोलते हैं क्या, शरीर का बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन को बोलते हैं क्या, प्रोटीन को बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं शरीर का बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग, शरीर का बॉडी बिल्डिंग किससे कहा जाता है, एग्जाम में प्रश्न बनता है, प्रोटीन का कहा जाता है। तो हमने बताया क्या, प्रोटीन ऊर्जा देता है, टूटी फूटी कोशिकाओं को फिर से निर्माण करने का काम करता है। और प्रोटीन जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, शरीर के ढांचे का निर्माण करता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, शरीर का बॉडी बिल्डिंग इसे कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आया नहीं। कंचन राज, गुड इवनिंग। बाकी जितने लोग लाइव हुए एक बार कमेंट करिएगा,
जितने लोग लाइव में कमेंट करिएगा तो हम कह सकते हैं प्रोटीन क्या करता है, घाव को भरने में भी सहायक होता है। प्रोटीन घाव को भरने में भी सहायक होता है। प्रोटीन घाव को भरने में सहायक होता है। अगर चोट लग जाता है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो घाव जल्दी नहीं भरता है, तो घाव को भरने में भी क्या होता है, प्रोटीन सहायक होता है। प्रोटीन सहायक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्रोटीन के स्रोत की बात करते हैं। हो गया, इसको इसके साथ लीजिएगा, इसके साथ लीजिए, फिर उसको आगे की बात करते हैं आपके। चलिए हम बात करते हैं आपके प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत, सोर्सेस की बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन बताइएगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है आपकी सोयाबीन में। और कहां पाया जाता है? सोयाबीन में और मशरूम में। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपके सोयाबीन और मशरूम में पाया जाता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा आपके सोयाबीन में, लगभग कह सकते हैं आपके क्या 42% तक क्या होता है, आपके सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और आपके दाल में भी पाया जाता है, आपके अंडे में भी पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन पूछा जाएगा तो आपके सोयाबीन और मशरूम को मारिएगा, ठीक है। चलिए, और अन्य सामग्रियों में भी पाया जाता है, जैसे आपके दूध में, अंडा में, मांस, मछलियों में भी क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। हम लोग इसकी बात किया जाए। प्रोटीन के स्रोत, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है। बाल और नाखून बताइए, सभी लोग कमेंट करिएगा। बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? सभी लोग कमेंट करिएगा। बाल और नाखून में बताइए कौन सा प्रोटीन होता है। बाल और नाखून में क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। केराटिन प्रोटीन बाल और नाखून में होता है। और जो केराटिन प्रोटीन होता है ये दो प्रकार की होती है। केराटिन प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक अल्फा केराटिन, एक बीटा केराटिन। तो जो अल्फा केराटिन है ये आपके कहां पाई जाती है? ये आपके बाल में और नाखूनों में अल्फा केराटिन होती है। लेकिन जो बीटा केराटिन होती है ये कहां पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है मकड़ी के जाल में। मकड़ी के जो जाल होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? आपके बीटा केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। बीटा केराटिन प्रोटीन होती है। चलिए, तो हमने देखा बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? आपके केराटिन प्रोटीन होती है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है? बोन्स में हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है? तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होती है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सी, मसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, ठीक है, मांसपेशियों में। फिर बात किया जाए आपके, बताइए अनाजों में कौन सी प्रोटीन होती है? अनाज में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटेलिन्स,
ग्लूटेलिन्स प्रोटीन होती है किसमें? अनाज में। अनाजों में आपके ग्लूटेलिन्स प्रोटीन होती है, ठीक है। ठीक, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में आपके केसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? आपके केसीन प्रोटीन होती है। दूध में केसीन प्रोटीन होती है। ठीक, दूध में आपके केसीन प्रोटीन होती है। बताइएगा मक्का में कौन सी प्रोटीन होती है? जिन प्रोटीन। मक्का में कौन सी प्रोटीन होती है? जिन प्रोटीन होती है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। एक बार इसके स्टार्ट लीजिएगा सभी लोग, और जितने लोग लाइव हुए हैं एक बार इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। बताइए क्लास अच्छा लग रहा है नहीं? सभी लोग कमेंट करिएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और क्लास को और बेहतर किया जाए। आपका प्रतिदिन क्लास रहेगा पर्यावरण का, जो अभी आपका सुपर टेट और आपकी ये सीटेट होने वाला है। इसमें आप लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को ले रहे हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट हम लोग क्या करते हैं, 10 दिसंबर से हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। विकास पाल, ओके ठीक है, चलिए हो गया होगा। हम लोग इसके आगे बात करते हैं आपके। चलिए कुछ प्रोटीन और बात कर लिया जाए। सबसे पहले बात किया जाए त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है? त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है? त्वचा में कोलेजन प्रोटीन होती है। कोलेजन प्रोटीन होती है। एक एग्जाम में प्रश्न बनता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन। अब कोलेजन प्रोटीन पाया कहां जाता है? यह आपके कहां पाया जा रहा है? त्वचा में पाया जा रहा है। त्वचा में पाया, पूरे स्किन सबसे ज्यादा स्किन, तो स्किन में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन? कोलेजन। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका कह सकते हैं कोलेजन। सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन, ठीक। त्वचा हमने देखा। अंडे में कौन सा प्रोटीन? अंडे में कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अंडे में कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, ठीक। रक्त में कौन सा प्रोटीन? रक्त में हाइब्रिन और हाइब्रिनोजन प्रोटीन और हाइब्रिनोजन प्रोटीन। रक्त में आपके फाइब्रिन और हाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। चलो दाल में कौन सी प्रोटीन? प्रोलैमिन्स प्रोटीन। दाल में कौन सी प्रोटीन? प्रोलैमिन्स प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन का ही बात किया जाए, ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? उसका नाम क्या है? सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक शैवाल है। ये क्या है आपके? शैवाल है, एल्गी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 71% प्रोटीन। 100 ग्राम लेंगे तो उसमें 71% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न होता है ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? क्या है? स्पाइरुलिना। और इसी का उपयोग क्या करते हैं लोग? अंतरिक्ष में इसी का उपयोग करते हैं, स्पाइरुलिना का। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। विकास पाल जी सर, चलिए अब देखा जाए प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग,
तो देखिएगा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं बच्चों में दो रोग होते हैं। एक होता है आपका क्या, क्वाशियोकर, एक होता है आपका क्या, क्वाशियोकर होता है, और दूसरा होता है क्या, मैरास्मस। एक होता है क्वाशियोकर और एक होता है मैरास्मस। जो क्वाशियोकर होता है यह 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, और जो मैरास्मस है ये आपके 1 ईयर के बच्चों में होता है। ये आपके 1 वर्ष के बच्चों में होता है, ये आपके 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। और क्वाशियोकर इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी हो जाती है, बच्चों में इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। और लेकिन आपके मैरास्मस में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है। तो क्वाशियोकर 1 से 5 वर्ष तक, मैरास्मस 1 वर्ष तक, और ये आपके प्रोटीन की कमी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चों की जो त्वचा होती है क्या, बहुत ही पतली हो जाती है, और इसमें आपकी जो पेट होते हैं बच्चे का वो बाहर निकल आता है। लेकिन जो मैरास्मस में इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी जो त्वचा एकदम पतली हो जाती है, और इसकी जो पसलियां आती हैं वो पसलियां तक दिखने लग जाती हैं। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बच्चों में 2 रोग होता है, एक क्वाशियोकर रहता है और मैरास्मस रहता है। ठीक, चलिए यहां तक हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसका आगे बात करते हैं आप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके विटामिन की बात करते हैं। विटामिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए विटामिन, सबसे पहला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने किया। विटामिन की खोज किसने किया। विटामिन की जो खोज है आपके फंक ने किया, और आपके 1912 में किया। विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन खोज फंक ने 1912 में किया। और जो आपके जो विटामिन होते हैं क्या काम करते हैं, ये ऊर्जा नहीं देते। विटामिन क्या करते, ऊर्जा नहीं देते, तो क्या करते, रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो विटामिन आपके रोगों से रक्षा करते हैं। फिर बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न बनाया जाए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन की जो प्रकार हैं आपकी 2 हैं। कौन कौन से, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो हम कह सकते हैं आपकी विटामिन के प्रकार, विटामिन के आपके 2 प्रकार हैं। विटामिन के आपके 2 प्रकार हैं, एक आपके क्या, जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील है वह आपकी कौन से, विटामिन बी है, विटामिन सी है। और जो वसा में है ये आपके कह सकते हैं आपके ए है, डी है, ई है, के है। ठीक है, तो आपके कह सकते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन है यह है आपके क्या, यह है आपके कह सकते हैं ये आपके क्या है, बी और सी है। जो वसा में ए, डी, ई, के। अब बताइए टोटल विटामिन कितने होते हैं, कुल विटामिन की संख्या बताइए कितने होते हैं, कुल विटामिन की संख्या कितने होते हैं। ऐड करिएगा 1 2 3 4 6, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि कुल विटामिन की संख्या 6 नहीं। क्यों, क्योंकि देखिएगा जो विटामिन बी है ये आपकी बी कॉम्प्लेक्स के रूप में है, बी कॉम्प्लेक्स के रूप में। क्यों, क्योंकि इसमें जो विटामिन बी है इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखा जाए कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8, B8, B9, B10, B11, B12। अब देखिएगा विटामिन जो बी है कॉम्प्लेक्स, इसमें आपके कह सकते हैं विटामिन है, लेकिन इसमें कौन कौन से विटामिन नहीं होते हैं, तो देखिएगा इसमें कौन कौन से विटामिन नहीं होते। तो इसमें कह सकते हैं आपके विटामिन आपके कह सकते हैं B4 नहीं होता, ठीक है, विटामिन 8 नहीं होता, ठीक, विटामिन 10 नहीं होता, विटामिन आपके 11 नहीं होते। तो आपके अब टोटल विटामिन की संख्या कितनी हो गई? टोटल विटामिन की संख्या अब हो गई क्या? 13, ठीक है। विटामिन बी को भी इंक्लूड करिएगा तो टोटल विटामिन की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? आपके कह सकते हैं 13 हो गए, 13 हो गई विटामिन की संख्या, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आया नहीं? चलिए, तो बताइएगा विटामिन के प्रकार देखा हमने, ठीक है, विटामिन खोज, और विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब एक एक क्या करते हैं, विटामिन को देखते हैं। एक चीज बता देते हैं आपको, आपके एग्जाम में जो विटामिन से प्रश्न बनते हैं अधिकतर इनके रासायनिक नाम से प्रश्न बनते हैं। रासायनिक नाम और आपके कह सकते हैं रोग जो हैं इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। अधिकतर आपके एग्जाम में विटामिन से क्या बनते हैं? रासायनिक नाम और कह सकते हैं रोग जरूर बनते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए देखा जाए, हम लोग क्या करते हैं, अब विटामिन लेते हैं और विटामिन का क्या करते हैं, अब हम लोग एक एक विटामिन को एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम लेते हैं। यहां लिख देते हैं विटामिन, ठीक, यहां विटामिन का नाम रहेगा, ठीक है। अब यहां उनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम लेंगे, ठीक, रासायनिक नाम रहेगा। फिर यहां होगा क्या, उसके बाद रोग रहेगा, ठीक, रोग के बाद फिर यहां आपका क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। यहां आपका क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा, ठीक। चलो अब ऐसे आपका सभी को कवर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या लेते हैं, विटामिन लेते हैं। सबसे पहला विटामिन ए लेते हैं, सबसे पहला विटामिन ए लेते हैं। बताइएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, संस्कृत वेदांत बाय राकेश सर, नाइस सर जी, धन्यवाद आपको। तो देखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो बताइए क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, क्या होगा? रेटिनॉल होगा। क्या होगा? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल। अब देखिएगा जो विटामिन ए है, विटामिन ए क्या काम करता है? विटामिन ए हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। कैसे? तो जो विटामिन ए है यह आपके शरीर की जो WBC है, WBC की संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर हम लोग पता होगा जो WBC क्या करता है? रोगों से लड़ता है। तो अगर WBC की संख्या बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी? प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगी? मजबूत होगी। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है? एग्जाम में प्रश्न बनता है तो विटामिन ए होगा। तो विटामिन ए हम कह सकते हैं आपके क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है, ठीक। WBC की संख्या बढ़ा के क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है, ठीक है। और क्या करता है? यह विटामिन क्या करता है? संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है। यह विटामिन हमारे शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है, मतलब रोगों से रक्षा करता है। इसलिए इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। एंटी
एंटी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन कह सकते हैं आपके क्या, प्रतिसंक्रमण, प्रतिसंक्रमण, प्रतिसंक्रमण। तो प्रश्न बनता है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को। तो हमने देखा क्या विटामिन क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, फिर बात किया जाए विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो क्या, रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रतौंधी। तो रतौंधी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, या इसे बोलते हैं क्या, निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया। ठीक है, तो देखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ होता क्या, रात में, ब्लाइंड मतलब अंधापन, रात में दिखाई न देना। निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया क्या होता है, निक्टो मतलब क्या, न दिखाई देना, मतलब क्या, रात में, निक्टो मतलब क्या, रात में, लोपिया मतलब क्या, न दिखाई देना, रात में न दिखाई देना। तो इसे बोलते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, रतौंधी। ठीक है, बात समझ आया नहीं। ठीक है, इसका जो स्रोत है, इसका स्रोत में हम सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं क्या, ये है आपका क्या, गाजर। विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में और कह सकते हैं आपके पालक में, पालक में, और कह सकते हैं आपके पपीता में, पपीता में, गाजर, पालक, पपीता में, फिर आपके दूध, अंडा, मछली में, दूध, अंडा, मछली में पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो आपके विटामिन है, आपके कह सकते हैं विटामिन ए आपके गाजर, इसका मुख्य स्रोत हो सकता है गाजर, पालक, पपीता। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करिएगा, फिर हम लोग विटामिन और आगे की बात करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग बात किया जाए विटामिन डी की, विटामिन डी की। तो सबसे पहला बात करता है विटामिन डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। अब एक चीज जान लीजिएगा, जो विटामिन डी है, विटामिन डी क्या काम करता है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका जो स्रोत होता है सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की रोशनी जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तब जाके इस विटामिन का निर्माण होता है, इसलिए इस विटामिन को संश्लेषित विटामिन भी बोलते हैं। संश्लेषित, संश्लेषित विटामिन, संश्लेषित मतलब क्या, निर्माण होने वाला विटामिन। तो किस विटामिन को संश्लेषित विटामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को। और खास बात, यह सूर्य की रोशनी से बनता है, इसलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, इसलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। और खासकर यह जो विटामिन है, जब सूर्य की रोशनी हमारे त्वचा पे गिरती है तो लगभग कह सकते हैं 3 से 4 मिनट अगर सूर्य की रोशनी हमारे त्वचा पे गिरेगी तो हमारे शरीर का दिन भर का विटामिन डी का आपका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसलिए यह विटामिन सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। तो कहते हैं क्या, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन से होता है, तो इसी बोलते हैं। ठीक है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, बनने वाला विटामिन, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन यही है। इसे सनशाइन विटामिन सबसे तेजी से बनने वाला होता है, संश्लेषित विटामिन। और इसे एक और भी नाम से जानते हैं। यह जो विटामिन है, यह विटामिन आपके ग्रंथि होता है, यहाँ आपके नेक के पास, गर्दन के पास, जिसका नाम है, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका क्या, थायराइड।
और थायराइड जो है आपका, अगर देखा जाए जो थायराइड का स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रकार का होता है, एच आकार का होता है। थायराइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका एच प्रकार का होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है और इसी थायराइड में यहाँ वाले पार्ट पे क्या करता है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे 4 आपके क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। पैराथायराइड। तो देखिएगा उसी थायराइड ग्रंथि के अंदर छोटे छोटे 4 पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं और पैराथायराइड ग्रंथि क्या काम करती हैं, पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो देखिएगा अगर आपके शरीर में विटामिन डी बन गया तो ये जो विटामिन है यह विटामिन क्या करता है, पैराथायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरित करेगा तो क्या निकलेगा, एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है क्या, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स। और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या काम करता है, यह क्या करता है, यह आपके कह सकते हैं कैल्शियम स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो अगर रक्त में अगर बात किया जाए, आपके रक्त में कैल्शियम स्तर बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यह रक्त आपकी हड्डियों में पहुंचेगा और जिससे हड्डियां क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। तो विटामिन डी क्या काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन्स को क्या करता है, पैराथायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, अगर पैराथायरॉक्सिन अधिक मात्रा में निकलेगा तो आपके शरीर में कैल्शियम स्तर बढ़ जाएगा जिससे आपकी जो हड्डियां हो जाएंगी वह मजबूत हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। तो विटामिन डी क्या काम करता है, विटामिन डी आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपकी हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। और क्या करते हैं, यह जो विटामिन है हार्मोन्स को निकालने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड से क्या निकलता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। तो यह जो विटामिन है, यह विटामिन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकालने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसलिए इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। इसलिए इस विटामिन को क्या बोलते हैं, इसलिए इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, हार्मोनल विटामिन। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा होगा, आपके विटामिन डी होगा, विटामिन डी होगा। इतनी बात शायद समझ आई आपको, कमेंट करिएगा समझ में आया नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके प्रोटीन की कमी से। तो देखिएगा प्रोटीन की कमी से अगर बात किया जाए, बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। तो कह सकते हैं बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में क्या होता है, आपके रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग को बोलते हैं क्या, सूखा रोग, सूखा रोग। ठीक है, तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। अगर बात किया जाए वयस्क में, वयस्क में बात किया जाए, बताइए वयस्क में क्या होता है, तो वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। मतलब वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, जिससे जो वयस्क होते हैं इनकी हड्डियां बहुत ही कमजोर जाती है, चलने फिरने में क्या होती है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर यही सीवियस कंडीशन होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती है, हड्डियों में छिद्र हो जाता है और सारे जो पार्ट्स होते हैं अंदर क्या कहते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बल्कि बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, फिर बात किया जाए इसका जो स्रोत है, इसका सबसे ज्यादा स्रोत क्या होता है, सूर्य की रोशनी, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी। तो चलिए आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
अभी आपका लाइव रहिएगा, अभी सर अभी आ रहे हैं, आपका भी क्लास कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है, अभी सर आ रहे हैं, आप लोग मनोविज्ञान, आप लोग लाइव जुड़े रहिएगा, अभी मनोविज्ञान स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए धन्यवाद।